चलिए, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पॉइंट बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड पॉइंट में हम लोग का क्या है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। पिछले क्लास हम लोग सीखे थे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। हम लोग देखा था दो मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। एक मेथड देखा था कि विदाउट उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद कंसंट्रेशन में, और एक देखे थे कि कंसंट्रेशन में जो डिवाइड किए थे उसके बाद का रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजिंग आया था। तो किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से उसके कंसंट्रेशन में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कंसंट्रेशन का रेट, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था वो घट जाएगा, जो घट रहा था वो बढ़ जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं कुछ सवालों के साथ, उसके बाद दिखाएंगे आगे क्या कहता है। जो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया हम N2G प्लस H2G रिवर्सेबल रिएक्शन टू NH3G गैसियस। इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। यहाँ दो नाइट्रोजन, यहाँ दो बैलेंस है। हाइड्रोजन 3 दूना का 6 यहाँ बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। तो अगर इसका हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है हमें? रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में दो चीज़, एक डिसअपीयरेंस और दूसरा अपीयरेंस होता है। तो जितना रिएक्टेंट पार्ट होता है वह रिएक्टेंट पार्ट डिसअपीयरेंस पार्ट कहलाता है। कैसा पार्ट कहलाता है? डिसअपीयरेंस पार्ट। और जो प्रोडक्ट साइड होता है वह अपीयरेंस पार्ट कहलाता है, जिसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो आइए सबसे पहला हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। इसको लिखेंगे N2G प्लस H2G रिवर्सेबल रिएक्शन टू NH3G। इसको हम 3 से क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है। तो ये पूरा पोर्शन मेरा रिएक्टेंट है और ये पूरा पोर्शन मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा जी? R इक्वल टू dC/dt वाले पर, ये आप लोग जानते हैं, ये क्या लिख सकते हैं? एज वे नो डैट। अब इसका रेट निकालिए। रेट को हम लोग किससे नोट करते हैं? R से। रेट को हम लोग किससे नोट करते हैं? R से। R कैसे लिखेंगे हम लोग? R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, स्मॉल वाला R, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो D कंसंट्रेशन ऑफ N2G डिवाइडेड बाय dt। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सभी का रेट एक दूसरे के बराबर होता है, dH2G बाय क्या? dt। अब देखिए जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसके कंसंट्रेशन में डिवाइड करेंगे और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को आप लिख सकते हैं 1/3 और लिख सकते हैं आप इक्वल टू DNH3 बाय क्या? dt। यहाँ पे कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2। अब सवाल रहा कि सर किसका रेट प्लस और किसका रेट माइनस। तो जो रिएक्टेंट साइड रहता है वह डिसअपीयरेंस होता है, इसलिए इसको हम क्या रखते हैं? माइनस। यहाँ भी हमारा रिएक्टेंट है इसलिए माइनस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt इक्वल टू पॉजिटिव, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है प्रोडक्ट वाला, तो 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt। तो ये हमारा निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी हम लोग से पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट साइड क्या होगा? डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब निगेटिव, हमेशा रेट उसका निगेटिव होगा रिएक्टेंट साइड वाले का, और प्रोडक्ट साइड वाले का हमेशा रेट क्या होगा? अपीयरेंस होगा। अपीयरेंस का मतलब होता है उसका पॉजिटिव रेट होगा, या उसी को बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप इसको जल्दी लिखिए। अगर हमसे कोई पूछता है कि अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन आप बताइए कि क्या होगा, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt भागा 1/2, यानी पॉजिटिव। उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड है, बट उसमें नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन कम्बिनेशन हो रहा है, उस हाइड्रोजन का कम्बिनेशन के कारण उस दोनों रिएक्टेंट साइड हुआ, इसके कारण उसका रेट क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। रिएक्टेंट साइड हमेशा डिसअपीयरेंस होगा और प्रोडक्ट साइड हमेशा फॉर्मेशन होगा, यानी पॉजिटिव होगा, जो आपके सामने हमने लिखा है। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं इसके आगे, जल्दी लिखिए इसको।
अगर मान लीजिए कि एक सवाल हम लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लीजिए कि हमने लिया रिएक्शन ए जिसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल a है, प्लस बी जिसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल b है। ए रिवर्सिबल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ m यानी जिसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल n है, प्लस कैपिटल N जिसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल n है। इसका हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को आपको लिख देगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप निकाल के बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन का। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले सवाल को नीचे लेके आएंगे। ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, बी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी, जो प्रोडक्ट मिला एम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल एम प्लस एन स्मॉल एन। तो ये सारे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो कहता है कि किसी भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा उस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसके कंसंट्रेशन में डिवाइड कर देंगे, यानी टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और कंसंट्रेशन के साथ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहला R इक्वल टू, तो जो रिएक्टेंट साइड होता है वह डिसअपीयरेंस होता है ना, और जो प्रोडक्ट साइड होता है वह हमेशा क्या होता है, अपीयरेंस होता है। यानी अपीयरेंस का मतलब कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, है ना, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आप निकालेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए है ना, तो 1/a। क्लियर है आप लोग। चलिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है। R इक्वल टू सारे का रेट इक्वल टू में हम लोग लिखते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी बी बाई क्या, डी टी। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, b, तो 1/b, साइन निगेटिव होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ m डी टी। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल m पॉजिटिव, इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ n भागा डी टी 1/n पॉजिटिव। यानी अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन होंगे। समझ में आया। रिएक्टेंट साइड देखिए माइनस और प्रोडक्ट साइड हमेशा प्लस। इसी में कभी कभी कह देगा इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा। जैसे रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें पूछेगा आपसे इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए कि एम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, है ना। तो आइए बात करते हैं, जल्दी लिखिए, इसके बाद बात करें। चलिए लिख लिए होंगे आप। अगर मान लो बाबू कि एक सवाल रहा अगर मान लीजिए कि एक सवाल आपने लिखा A + 2B प्रोडक्ट बना C, कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ से इज, C का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑप्शन ए है dA/dt, ऑप्शन बी है dB/dt 1/2 माइनस, ऑप्शन सी है dC/dt माइनस, ऑप्शन डी है आपका डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt। तो आपसे यही रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है सी का, तो क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले सवाल को लेके आइएगा, A + 2B और इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन यूज किया है, C बना प्रोडक्ट
तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ए प्लस बी और ये सी का जो रिएक्शन है इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। चलिए, तो R इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डी टी। रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयरेंस होता है और जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं हम, भागा करते हैं कंसंट्रेशन में। बट तो यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितना, 1 ना, तो 1 है तो उसको भागा करिएगा वही आ जाएगा। लेकिन रिएक्टेंट है इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2, रिएक्टेंट साइड है इसलिए माइनस। चलिए आगे बढ़िए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, भागा करिएगा वही आएगा, प्रोडक्ट साइड है इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको सी का निकालना था ना, हाँ तो सी निकालना था, तो क्या बना भैया, यही ना, तो ऑप्शन नंबर। लेकिन देखिए यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है बट माइनस कर दिया, अगर ये माइनस नहीं होता तो आंसर वही होता, तो ये ऑप्शन नहीं देता, दूसरा ऑप्शन देता है ना। 2 ऑप्शन दिया है, एक माइनस एक प्लस में, तो आपको समझना पड़ेगा कि माइनस में होगा या प्लस में रेट होगा। तो प्रोडक्ट है इसलिए प्लस, रिएक्टेंट रहता तो माइनस। क्लियर है। बी का देखिए सही निकाला है, ए का देखिए सही निकाला हुआ है ना, सी का गड़बड़ निकाला क्योंकि सी का ही पूछ रहा था आपसे। चलिए तो जल्दी लिखिए आप, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दिमाग में इसको बैठा लेना है। क्या करना है आपको, दिमाग में बैठाना है। चलिए तो हम मिटाते हैं इसको। देखिएगा आप लोग क्या करेंगे हम। अब जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हमने लिखा, आईआईटी जेईई मेन का सवाल है, H2J प्लस I2G रिवर्सेबल रिएक्शन टू HIG, यही रिएक्शन लिखा गया। क्लियर है। इसका आपको निकाला जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी R का वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन दिया जा रहा है DH2/dt इक्वल टू DI2J/dt DHI/dt गैसियस है और इसको भागा कितना से करेंगे, 1/2 से। ऑप्शन बी है DH2J/dt माइनस DI2J/dt माइनस 1/2 DHIG/dt। ठीक है। ऑप्शन सी है DH2G/dt इक्वल टू माइनस DHIG/dt इक्वल टू माइनस 1/2 DHIG/dt। ऑप्शन डी है ऑल। क्लियर है। अब चलिए, इसमें ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस एग्जांपल का बताइए क्या होगा। तो आपको बताए थे हम सॉल्यूशन, क्या बताए थे इसका, कि सभी का रेट निकालिए। तो ये पूरा रिएक्टेंट साइड है, ये पूरा प्रोडक्ट साइड है, तो इसका हमेशा नेगेटिव होगा, उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आइए, DH2G बाई क्या करेंगे हो, dt। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, वही रह जाएगा, बट रिएक्टेंट है इसलिए माइनस हो जाएगा, इक्वल टू DI2G/dt रिएक्टेंट है इसलिए माइनस हो जाएगा, इक्वल टू
क्या हो जाएगा, DHIG बाई DT, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इसलिए 1/2 पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट साइड है, तो यही ना रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकल गया जी। तो कौन सा आंसर मिल रहा है, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस मिल रहा है। सी को देखिए यहाँ ऑल प्लस में है, नहीं होगा, यहाँ 2 माइनस 1 प्लस में है, प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी। जल्दी लिखिए आप, जल्दी सवाल को लिख लीजिए। चलिए फिर बात करते हैं आगे। इतना सवाल हमने कराया, हमें उम्मीद है कि रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा अब। एक सवाल और देख लीजिए, 12th CBSE का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या दिखाते हैं आप लोगों को। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ fluoride to form nitrile fluoride, यहाँ फ्लोराइड नहीं लिखे, फ्लोरीन, F2 गैसियस है इसलिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नाइट्राइल फ्लोराइड NO2F according to the reaction नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है F2 के साथ, तो ये बनाएगा NO2F नाइट्रोजन यानी नाइट्राइल फ्लोराइड, ये भी गैसियस है, इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना। तो क्या क्या रेट ऑफ रिएक्शन में निकालना है वो भी पता करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 दूना का 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, बैलेंस है इक्वेशन। अब कहता है राइट द इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, जो कि लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, और उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ रहता है। कोई भी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन रहता है और उसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना रहता है। तो ये जितने सारे आपने रिएक्शन देखा वह इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिएक्शन अकर्स होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो रिएक्शन अकर्स होगा, जो उत्पन्न होगा, यानी हम कह सकते हैं कि मिनिमम टाइम में जो रिएक्शन हमें कंप्लीट होकर मिल जाएगा वह रिएक्शन इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो ये रिएक्शन इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहलाया। तो आगे बढ़िए, अब इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जिसमें पहला पॉइंट निकालना है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, इसका निकालना है। ऑप्शन बी निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2 एंड, एक ही में कर दे रहे हैं, लंबा हो जाएगा, एंड NO2, है ना, एक ही में कर दे रहे हैं। अब 3 गो पॉइंट हम काहे को लिखने जाए, दोनों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही है, तो
आइए तो सवाल को लिख लेते हैं, रिएक्शन को लेके आइए नीचे। CBSE वाले ध्यान रखिएगा, आपको पूछेगा 1 नंबर में, लिखने के लिए आपको आएगा 2NO2FG। अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन वाला प्रोडक्ट है ना जी, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 और F2, ये तो रिएक्टेंट है, तो इसका रेट हमेशा माइनस होगा और इसका रेट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो अपीयरेंस है। ठीक हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं क्या, R इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2G भागा dt, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो 1/2 रिएक्टेंट इसलिए माइनस, तो -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2/dt। क्लियर है, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, इसको टाइम के साथ रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वल टू dF2/dt, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस इक्वल टू डी NO2G F G भागा dt, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव, यानी ये हमेशा पॉजिटिव और ये दोनों हमेशा नेगेटिव। क्लियर है, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा DNO2FG भागा dt 1/2 पॉजिटिव, और इस दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो आपने यहाँ लिखा है वहाँ जगह नहीं आ पाएगा इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है, तो इसको आप छाप लीजिए जल्दी अच्छे से। तो ये था सवाल, हमें उम्मीद है कि आपको ये बताए होंगे तो समझ में आ गया होगा। जल्दी सवाल को छाप लीजिए। उसके बाद फिर अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से बात करेंगे आपके सामने। तो जल्दी लिखिए आप, फिर बात करते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे अब। चलिए देखिएगा आप लोग, इसके बाद जो हम बात करते हैं क्या है, जो देखिएगा सबसे पहला हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, यानी सेकंड पॉइंट होगा मेरा VBI, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर हम लोग बोलते हैं R एवरेज, शॉर्ट फॉर RAVG डॉट। तो क्या कहता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विच डिटरमाइन the long interval of time is called average rate of reaction। समझिए,
जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होगा वो किस में, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है वह केमिकल रिएक्शन अगर लॉन्ग टाइम के लिए हुआ, मान लीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिया ए और ये प्रोडक्ट बना बी, क्लियर है, इसका T1 आपने लिया 6 PM में और T2 जो आपने लिया T1 पर इसका आपने 10 मोल लिया, प्रोडक्ट एट ए टाइम नहीं बनता है, क्लियर है। आगे बढ़िए, अब T2 पर आपने इसको क्या किया कि इसको आपने ले लिया सुबह 8 PM में, AM में, सुबह 8 AM में ले लिया कल सुबह, और इसका कंसंट्रेशन घट करके -5 हो गया, यहाँ +5 हो गया। तो अब देखो तो रिएक्शन प्रोसीड किया जरूर, रिएक्शन प्रोसीड किया जरूर, लेकिन रिएक्शन कितने टाइम के लिए हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हुआ। लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या कि रिएक्शन का जो रेट है, यानी ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, तो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, इसका मतलब है कि वह रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये जो आपका है लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। जब भी रिएक्शन ऑकर्स होगा तो 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल पर। मान लीजिए कि आपको कहीं से बाहर से आना है, मान लीजिए कि आपको गया से पटना आना है, और क्या हो गया, ट्रेन लेट हो गया मसौढ़ी में। तो जब ट्रेन लेट हो गया, इसका मतलब क्या है कि आप किसी आदमी को पटना स्टेशन पर एवरेज टाइम दीजिएगा कि 12 बजे तक एवरेज तुम आ जाओ, यानी रिएक्शन का एक रेट एवरेज में ही चला गया। तो जहाँ एवरेज में जाएगा, इसका मतलब है कि वह इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक एवरेज टर्म आप निकाल के चलेंगे, क्लियर है। तो जो रिएक्शन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए प्रोसीड करता है, वो रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, यानी हम उसका जब भी निकालते हैं तो एवरेज रेट निकालते हैं, क्लियर है। तो आगे बढ़िए, अब हम ग्राफ आपको सिखाएंगे। मान लीजिए कि एक रिएक्शन हमने लिया ए, बी प्रोडक्ट बना, ये रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो हम एक रिएक्शन को लेकर के बना रहे हैं। T1 पर हमने इसका कंसंट्रेशन x1 मारा, ए का T1 पर कंसंट्रेशन हमने क्या माना, x1, T2 हमने क्या माना, x2, क्लियर है। आगे बढ़िए, तो हम लोग क्या करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ प्रोडक्ट 0 बना, क्लियर है। कुछ देर बाद यहाँ रिएक्शन क्या बना, x1 या x2, तो x1 तो नहीं बनेगा, x2 बनेगा, चूंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। चलिए, तो यहाँ हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस क्यों, तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपका क्या है, टाइम है, तो देखो तो, और इधर क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ मेरा x1 मोलर कंसंट्रेशन इधर बढ़ेगा ऊपर की ओर, बाई एक्सिस की ओर। तो यहाँ x1 और यहाँ क्या हो गया, x2, क्लियर है, x1 और x2। तो x1 और x2 पर टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी टाइम क्या होगा, T1 और T2। जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज करेगा तो टाइम बढ़ेगा, या टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन चेंज करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कभी भी यह इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिफाइन नहीं करता है, कौन, केमिकल काइनेटिक्स का रिएक्शन, यानी इसका कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के साथ चेंज करता है। तो जिसका कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के साथ चेंज करेगा वह आपका कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होगा। तो मान लीजिए कि T1 पर x1 कंसंट्रेशन है और T2 पर x2 कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है कि x1 लेस देन आपका क्या है, x2, यानी x1 जो है वह छोटा है किससे, x2 के कंसंट्रेशन से। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहला, अगर ये बड़ा होता तो ये माइनस में लिखा जाता, क्लियर है। तो आगे बढ़िएगा, क्या हम लिखना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़िएगा, निगेटिव रेट कब होता है, जब उसका रिएक्शन में आपका साइन अपोजिट घटाया जाता है तब, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे,
लिखेंगे हम लोग AX1 कंसंट्रेशन पर T1 टाइम, X2 कंसंट्रेशन पर आपका T2 टाइम। तो देखिए तो 2 पॉइंट है आपका, एक यहाँ कंसंट्रेशन, दूसरा यहाँ, तो दोनों को आप मिला दीजिए तो कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। थोड़ा सा पॉइंट नीचे आ गया, चलिए कोई दिक्कत। तो देखिए तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या मिला X1 और यहाँ पे क्या मिला X2। तो X1 पर T1 टेम्परेचर टाइम, X2 पर T2 टाइम, क्लियर है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से एक स्लोप खींचना चाहिएगा तो ये मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो X2 माइनस X1 लिखेंगे, X2 माइनस X1 भागा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। चलिए कुछ और कलाकारी करते हैं। X2 माइनस X1 को हम लोग डेल्टा X लिख सकते हैं और T2 माइनस T1 को हम लोग डेल्टा T लिख सकते हैं, वो क्लियर है। तो आप इसको क्या करिए, जल्दी लिखिए, यानी आर एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो देखिए अगर X1 बड़ा होगा तो रेट निगेटिव होता, रेट क्या होता, निगेटिव, है ना। यानी X1 देखो हमेशा छोटा है, इसलिए इसका साइन निगेटिव है, ये पॉजिटिव है हमेशा, क्लियर हुआ। इसलिए लिखा X1 लेस देन X2। जल्दी छापिए, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिएक्शन का भी प्रोसीड नहीं करेगा, याद रखना, इस बात को दिमाग में बिठा लो, जल्दी लिखो। चलो लिख लिया होगा। अब हम बताते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में तीसरा पॉइंट हमारा है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। आप किताब में देखिएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएगा, है ना, यानी आर इंस्टेंट हम लिखेंगे ऐसे शॉर्ट फॉर्म। तो कहता है ये लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होगा, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, है ना। और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन का दिया हुआ रहेगा। तो क्या रहेगा, जो देखिए आप सबसे पहला बात करते हैं हम, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड द शॉर्ट इंटरवल of time is called instant rate of reaction. It is the experimental value of rate of reaction। ये जो वैल्यू है क्या है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी कोई भी रिएक्शन अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अकर्स होगा तो उस रिएक्शन का इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला जाएगा, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा, यानी वो रिएक्शन शॉर्ट इंटरवल में कंप्लीट हो गया। और वही रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल होता है जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में यूज हो जाए, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू स्लो हो जाए। वो रिएक्शन हमारे लिए यूज नहीं होता है। हमारे लिए यूज कौन सा रिएक्शन होता है,
जिसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। हम रिएक्शन मान लीजिए 5 बजे लिए, हमारा रिएक्शन 6 बजे कंप्लीट हो गया, या उससे और पहले कंप्लीट हो गया, सेकंड में ही कंप्लीट हो गया, आवर्स में ही कंप्लीट हो गया, मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया कोई रिएक्शन, तो वो रिएक्शन हमारे लाइफ के लिए और केमिकल काइनेटिक के रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। कौन रिएक्शन? जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है वो रिएक्शन। क्लियर है? लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम वाले रिएक्शन अकर्स नहीं होता है। तो आगे बढ़िए आप। मान लो कि हमने एक रिएक्शन लिया, ए बी प्रोडक्ट बनाया, तो सवाल ये उठता है कि T1 पर हमने X1 लिया और T2 पर कंसंट्रेशन X2 लिया, प्रोडक्ट हमारा 0 बना यहाँ। अब आइए इसका भी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालिए। तो एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, यहाँ क्या था? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए टाइम था आपका, है ना, तो क्या लिखेंगे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? तो यहाँ मान लो कि आपका X2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा X1 मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू। अब मेरा वैल्यू यहाँ से चेंज करेगा, ऐसा ग्राफ कर्व हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा उसका। तो अब देखिए तो X1 पर T1 हो गया यहाँ, और X2 पर यहाँ क्या हो गया? T2। X2 पर T2 यानी टाइम, और X1 पर क्या? T1। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा टी लिख सकते हैं, बोलो। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना। तो देखिए आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो इधर की ओर कंसंट्रेशन आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कंसिडर करेगा। तो यहाँ से एक आप चाहे तो स्लोप खींचेगा, स्लोप खींचेगा इसका तो निगेटिव आएगा, टेंजेंट खींच दीजिएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हमने यहाँ पे खींचा ए इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आई इंस्टेंट का जो है रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला, यानी ए आर इंस्टेंट रेट है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? स्लोप tan थीटा, ए इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसका स्लोप अगर निकालिएगा, आर का स्लोप, तो इंस्टेंट रेट यहाँ निकल गया, है ना। तो इसका आर एवरेज अगर आप निकालते हैं, आर एवरेज, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 भागा T2 माइनस T1। एवरेज हमेशा वही रहेगा, बट इंस्टेंट में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, और ग्राफ क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं है, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे चेंज करता, है ना। यहाँ देखिए कर्व हो गया, अपोजिट हो गया, और ये निकला हमारा इंस्टेंट रेट ए, जिसको हमने ए माना, जो टाइम टी पर ले आया। कोई दिक्कत? जल्दी छापिए। तो ये था इंस्टेंट रेट, जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के लिए दिया हुआ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिया जाएगा। दिया हुआ भी है तो ले लेंगे, नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे। क्लियर है? जल्दी लिखिए। ऐसे दिया हुआ ही रहता है, एक्सपेरिमेंटल है तो दिया हुआ रहेगा। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का, कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में, है ना। तो लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। चलिए आप लिख लिए होंगे अब। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर आता है। इसके बाद फिर आगे बात करेंगे।
देखिएगा आप लोग, समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला कॉलेजन थ्योरी, कॉलेजन थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। कॉलेजन थ्योरी क्या है? कॉलेजन का मतलब है टक्कर फिजिक्स में। तो कहता है अकॉर्डिंग टू कॉलेजन थ्योरी देयर आर 3 fundamental condition are required for a रिएक्शन के लिए कॉलेजन थ्योरी, आपका कॉलेजन थ्योरी के अनुसार 3 फंडामेंटल कंडीशन है। पहला क्या है? कॉलेजन। दूसरा है क्या? प्रॉपर ओरिएंटेशन। और तीसरा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको टी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहला कॉलेजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, 3 फंडामेंटल कंडीशन है। किसके अनुसार? कॉलेजन थ्योरी के अनुसार। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके छापिए, फिर बारी बारी से इस तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी बात करेंगे, उसके बाद आगे दिखाएंगे। जल्दी लिखिए आप, फिर बात करते हैं। चलिए, आप लिख लिए होंगे। दिखाते हैं आपको अब आगे। पहला है कॉलेजन थ्योरी। तो कॉलेजन थ्योरी के अनुसार 3 फंडामेंटल कंडीशन है, तो उसमें हम बात करेंगे कॉलिजन को। कॉलिजन के बारे में आप हेडिंग लिखिए और लिखिए कॉलिजन किसे कहते हैं। लिखिए कॉलिजन हम किसे कहते हैं, लिखिए। जैसे एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए कि ए है आपका हाइड्रोजन एटम, ए भी आपका हाइड्रोजन एटम। 2 एटम आपस में मिला तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया, यानी H2 प्लस यहाँ है आपका ClCl यानी Cl2 मॉलिक्यूल। यह रिएक्शन कर करके एक मॉलिक्यूल बनाया, यानी कॉलिजन हो गया मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या बना? HH, यहाँ ClCl। तो अब इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, है ना। तो देखिए, तो इसी रिएक्शन को क्या लिखेंगे? H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके क्या बनाया? 2HCl, यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 4 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो क्लोरीन, 2 गो हाइड्रोजन, बराबर है। बात क्लियर है? तो यही रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। कॉलिजन है ना, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। फिजिक्स की तरह नहीं है कि 2 गो बॉडी आ रहा है और कॉलेज कर रहा है किसी भी मास और वेलोसिटी से, है ना। तो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ में मतलब है कि 2 एटम का प्रॉपर ओरिएंटेशन या कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन कब होगा? जब दोनों को केमिकल रिएक्शन ऐसे कराएंगे सेम डायरेक्शन में, तब। क्लियर है? तो लिखिएगा आप लोग जो हम लिखवा रहे हैं कॉलिजन किसे कहते हैं, उसके बाद इस एग्जाम्पल को लिखिएगा। फिलहाल सिर्फ कॉलिजन लिखिए, हेडिंग बनाइए और लिखिए reaction occurs when reactant molecule collided with
collided with each other collision, collided with each other collision in necessary condition, in necessary condition, in necessary condition for the reaction, necessary condition for the reaction, but reaction is not sufficient, लेकिन वो रिएक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। चलिए अब हम हिंदी में समझाते हैं इसको। कहता है कि रिएक्शन जो उत्पन्न होगा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉलिजन होगा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, है ना, और वो ईच का मतलब प्रत्येक कॉलिजन उसका होगा, है ना, प्रत्येक मॉलिक्यूल कोलाइज्ड होगा एक दूसरे के साथ, प्रत्येक मॉलिक्यूल कोलाइज्ड होगा। तो जब मॉलिक्यूल कोलाइज्ड होगा, देखिए यहाँ H2 और Cl2 कॉलिजन हो रहा है तो 2HCl मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कोलाइज्ड होगा तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, उस रिएक्शन के लिए कैसा कंडीशन है, नेसेसरी। लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगा तो वो रिएक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिजन कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिजन। क्लियर है। अब जब आप लिख लिए तो इसको एग्जाम्पल छाप लीजिए, इस एग्जाम्पल को छापिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन का। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। हम प्रॉपर ओरिएंटेशन किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये सब थ्योरी है, 12th बोर्ड में बहुत आता है, CBSE के लिए और बिहार बोर्ड के लिए भी 12th बेबी आई। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, जो देखिए सबसे पहले सवाल एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपने लिखा था अभी थोड़ा देर पहले O यानी HH प्लस, अब हमने क्या किया ना, हो जो तुम खड़े लिख रहे थे इसके सेम पैरेलल लिख रहे थे उसको हमने बदल दिया, ऐसा कर दिया, है ना, तो ये बनेगा आपका नो प्रोडक्ट। कैसे पूछे सर, नहीं प्रोडक्ट दिया क्यों, क्योंकि देखिए ये दो मॉलिक्यूल और इस दो मॉलिक्यूल में अंतर है। ये दोनों मॉलिक्यूल कैसा है, वर्टिकल है, और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो आप रास्ते पर जाते हैं, आप देखे होंगे अगर आप रास्ते पे जाते हैं, एक आदमी ऐसा खड़ा है और दूसरा आदमी ऐसे आता है तो ऐसे टच होकर के चला जाएगा, है ना, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। ये कैसा ओरिएंटेशन हुआ, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब रिएक्शन में कॉलिजन नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होगा, दोनों आदमी आया, ऐसे टकरा गया, तो टकरा गया सामने से, तो ये यहाँ कॉलिजन हुआ, यानी इस कॉलिजन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। बट इस कॉलिजन को हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी यह कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। बट जैसे ही हमने क्या किया, H मॉलिक्यूल और Cl मॉलिक्यूल का कॉलिजन साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत साइज देखते हैं, इसलिए साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। और यहाँ क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, है ना, समझ में आ रही बात जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ हो गया आपका HCl। देखिए इसी रिएक्शन को आप लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, हो 2HCl। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है ना। यानी यहाँ पे रिएक्शन सफिशिएंट यहाँ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया लेकिन उसका केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, इन्वेस्ट कर गया, तो रिएक्शन सफिशिएंट उसका हुआ ही नहीं। क्लियर है। तो आइए सबसे पहला आप प्रॉपर ओरिएंटेशन का हेडिंग बनाइए, उसके बाद उसके बारे में लिखिए, उसके बाद इस एग्जाम्पल को छापिएगा, लिखिएगा आप लोग, लिखिए रिएक्शन अकर्स when reactant molecule
when reactant molecule coalesced when reactant molecule coalesced with each other collision with each other collision with each other collision in proper orientation in proper orientation मतलब उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। देखिए आपके सामने प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है। इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इन नेसेसरी कंडीशन। किस कंडीशन में? नेसेसरी कंडीशन में। नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए, फॉर द रिएक्शन, बट रिएक्शन आर नॉट सफिशिएंट, बट द रिएक्शन आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन वो रिएक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, ये रिएक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं रोड पर, आप बाइक से गए और ऐसे टकरा गए किसी से, तो आपको चोट लगा, यानी आपका प्रोडक्ट बना क्या कि आपको चोट लग गया, आपको एक्सीडेंट हो गया। तो जब आपका प्रोडक्ट बन गया, एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब है कि आपका एनर्जी सफिशिएंट रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका दर्द इधर होगा तो आपका दर्द इधर होगा, तो आपका दर्द इधर होगा, तो आपका दर्द इधर होगा, है ना। आप तो कुछ और सोच के जा रहे थे रोड पर, किसी को याद करते हुए जा रहे थे, लेकिन आपको क्या हो गया? घटना घट गया आपके साथ, तो वह प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, इसके कारण रिएक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। आपका जो है नेसेसरी कंडीशन हुआ, क्योंकि रिएक्शन उत्पन्न उसमें हुआ, लेकिन रिएक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। जल्दी लिखिए इसको, फिर बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी का। थ्रेशोल्ड एनर्जी हम किससे कहते हैं? लास्ट टॉपिक है इसका, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जल्दी लिखिए। चलिए बात करते हैं हम आइए दिखाते हैं आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी। तीसरा पॉइंट था हम लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट 12th के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म टी बोलते हैं। सबसे पहले ग्राफ समझिए। सपोज कीजिए कि एक रिएक्शन आपने लिया, ए और बी प्रोडक्ट बना। ए तो रिएक्टेंट है और ए क्या है? प्रोडक्ट है। ग्राफ से आपको समझा देंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का मीनिंग, और आपको याद रहेगा जिंदगी भर। सबसे पहला आइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वाई एक्सिस में क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम लोग का देख रहे थे कि इससे पहले टाइम आ रहा था, ठीक है, और इधर क्या था? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है? ए है ना। कंसंट्रेशन क्या है? ए है। तो ए कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का। कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन किधर की ओर बढ़ेगा? बाई एक्सिस की ओर। टाइम किधर बढ़ेगा? एक्स एक्सिस की ओर। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो अब कहता है कि किसी भी रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, एबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर से रिएक्शन स्टार्ट होता है ना। तो ये मान लीजिए कि रिएक्टेंट था, वो कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद यह आपका ए जो रिएक्टेंट था, जो कन्वर्ट कहाँ हो गया? बी में। यानी यहाँ क्या मिल गया हमें? प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? प्रोडक्ट। द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मिनिमम कहाँ होगा? इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट। देखिए यहाँ से रिएक्टेंट खर्च होते होते कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट की ओर। यानी प्रोडक्ट की ओर जाएगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट का क्या मिलेगा? मिनिमम अमाउंट। यानी इस पॉइंट पे रिएक्टेंट का मिनिमम पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट खर्च होकर के कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट की ओर। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे,
इसको लिखेंगे मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए। अब देखिए, तो यहां से बगल से प्रोडक्ट बनना भी स्टार्ट हो गया, तो मिनिमम एनर्जी यहां था, यानी यहां से धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तब प्रोडक्ट का जस्ट उसके बगल में ही ना मिनिमम एनर्जी मिलेगा हो, यानी ये प्रोडक्ट का मिनिमम एनर्जी कहलाएगा, मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी बी। सवाल को समझिए, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ चला गया, प्रोडक्ट की ओर, तो क्या कहता है मिनिमम एनर्जी, यानी ये जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट की ओर, तो रिएक्टेंट का जो मिनिमम एनर्जी होगा वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तब वह एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। कौन सा एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कन्वर्ट कहाँ होगा, प्रोडक्ट में, तो उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखिए मिनिमम एनर्जी कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो इस पॉइंट पर प्रोडक्ट का मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मैक्सिमम एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्टेंट का मैक्सिमम एनर्जी है। अब चलिए सर, ओरिजिन से लेकर के जहाँ से रिएक्शन प्रोसीड किया है वहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एनर्जी बैरियर ग्रुप, EBG। EBG का मतलब होता है एनर्जी बैरियर ग्रुप, है ना, एनर्जी बैरियर ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म इसको EBG बोलते हैं, एनर्जी बैरियर ग्रुप, उसके बीच का डिफरेंस। और जिस पॉइंट पर प्रोडक्ट मिला उस पॉइंट को हम लोग, यानी ये रिफरेंस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। कैसा एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। किसको, ये जो रेफरेंस लाइन है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो कहता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ है मिनिमम, तो इस लाइन से बाई एक्सिस वाले पर आप क्या करें, एक लाइन प्रोजेक्ट करिए बाई एक्सिस वाले पर, है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कैसा एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और जो मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा उसके बीच के डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बीच के डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और जहां पे मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। और जहां से रिएक्टेंट प्रोसीड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा उस रिफरेंस लाइन को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहेंगे। क्लियर है? तो आइए थ्रेशोल्ड एनर्जी का हम डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है कि मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मिनिमम एनर्जी present in reactant to convert into product is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो रिएक्टेंट में मिनिमम एनर्जी प्रेजेंट होगा वो एनर्जी कन्वर्ट कहाँ होगा, आपका प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। कैसा एनर्जी कहेंगे?